Hello everyone, a very good morning and Jai Hind to all. I hope you all are doing good. आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. अब तो एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है. ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ द अप्रैल और या मई में एग्जाम हो जाएगा. एंड आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इन द लास्ट लेक्चर वी डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आज हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लस कुछ एक दो फैक्ट्स हैं जो बीच में मैंने इसमें ऐड ऑन करे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप अभी तक आपको सारी पॉलिटी सीरीज जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस करी है अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगेन माय कैंडिडेट सजेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड द एस्पिरेंट्स कि आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, पीडीएफ फाइल्स को रिवाइज कीजिए, लेक्चर को सुनिए. पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में इससे बाहर आपको नहीं दिखेंगे. ओके एंड इसके अलावा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रैक्टिस, जितने टेस्ट आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके यहाँ वहां पर जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगे इन द मेन एग्जामिनेशन. ओके सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच आर mentioned under the constitution in the constitution. ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भाई वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट करी गई हैं. स्टैट्यूट मींस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई हैं. हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, फिर एग्जांपल सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. बहुत सारी बॉडीज हैं जो एक स्टैट्यूट से बनी है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. लास्ट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, क्वाइट ऑब्वियस है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इसके अलावा एक बॉडी हमारे पास ऐसी थी जो हमने की थी कि जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट करी गई थी, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग कमीशन. ठीक है, जिसका नाम चेंज करके बाद में कर दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. हमने लास्ट क्लास में यह भी डिस्कस किया था कि प्लानिंग कमीशन यहां पर टॉप डाउन अप्रोच यूज करती है बट नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच यूज करती है. प्लानिंग कमीशन तो चलो अब रही ही नहीं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जो हमने प्लानिंग जो थी वो हम कहां से इन्फ्लुएंस हुए थे? द यूएसएसआर. ठीक है, वही यूएसएसआर जो आज की डेट में रशिया, जो अभी रिसेंटली दोबारा से एक यूएसएसआर की फॉर्म में जाना चाह रहा है और यूक्रेन के ऊपर अभी अटैक हो रहा है. ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है. नेटो, वहां से आपको बस ये कहूंगा कि आपको नेटो के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में. एंड नेटो को काउंटर करने के लिए वॉरशॉ पैक्ट बनाया गया था थ्रू द रशिया, तो आपको ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पता हो. Now, Planning Commission served as a planning vehicle for 6 decades on control and command approach. Basic emphasis क्या था इसका? प्लानिंग कमीशन का टॉप डाउन अप्रोच, बट यहां पर बॉटम अप अप्रोच यूज करी गई है. बॉटम अप मतलब जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करी थी ना हमने, ठीक है, दैट इज डिसेंट्रलाइज. भाई यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की भी से मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी यहां पर एक से होगी. अनलाइक इन द प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन अप्रोच चल रही थी एंड ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस आती थी खाली यूनियन से, स्टेट्स का वहां पर कोई भी रोल नहीं था. नाउ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, जो कि मोदी जी का यहां पर लक्ष्य था 2014 से, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहां पर प्रमोट करना. तो ये इसका जो मेन एम्फेसिस है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस एंड द मिनिमम गवर्नमेंट पार्ट. ठीक है, डिफरेंस बता देता हूं आपको मैं. नीति आयोग एक थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी. ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से. ड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम द वाइडर एक्सपर्टीज होगा, नैरो नहीं होगा. जैसे प्लानिंग कमीशन को बहुत नैरो रखा गया था सो दैट टॉप डाउन अप्रोच यूज करी जा सके. उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया? स्टेट्स को इक्वल रोल मिला जाएगा, यहां पर पार्स दी गई है. ठीक है, यहां पर स्टेट्स खाली स्पेक्टेटर्स की तरह थे, कोई भी उनकी से नहीं थी. ठीक है, सेक्रेटरीज टू बी अपॉइंटेड एज द सीईओ बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर यहां पर अपॉइंट करेंगे. यहां पर किसी को नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है. दिस नो ट्रांसपेरेंसी वन. ठीक है, बॉटम अप अप्रोच बिकॉज स्टेट्स की से हो गई यहां पर. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, भाई ऊपर से सब कुछ आ रहा है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. भाई ऊपर से सारी इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं. ठीक है, डज नॉट पोजेस मैंडेट टू इंपोज पॉलिसीज. भाई किसी चीज के ऊपर इंपोज नहीं कर रहा है ये नीति आयोग, यहां पर सबके व्यूज लिए जा रहे हैं. उसके बाद एक कोऑपरेटिव पूरा कॉन्सेंसस के साथ उसके बाद एक डिसीजन को लिया जा रहा है. बट इन द प्लानिंग कमीशन क्या होता था कि ऊपर से इंपोज की जाती थी पॉलिसीज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव. भाई जिन प्रोजेक्ट्स को उनको फंडिंग करनी है, अप्रूव करना है, वही अप्रूवल हो रहे थे. उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था, इंपोज करी जा रही थी स्टेट्स के ऊपर पॉलिसीज को.
इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड्स विच आर वेस्टेड इन द फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लानिंग कमीशन के यही थी कि भाई वो फंड्स को एलोकेट कर रहा था, तो फिनेंस कमीशन ने कई बार इंटरवीन करने की कोशिश करी कि ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, बट यहां पर प्लानिंग कमीशन के पास पावर दी गई थी, उसको नीति आयोग में स्नैच कर दिया गया है एंड यहां पर कहा गया कि आपके पास कोई भी पावर नहीं है एलोकेशन ऑफ द फंड्स विच लाइज विद द फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम। क्लियर? तो ये डिफरेंस था नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का। अब उसके बाद एनजीटी नेक्स्ट बॉडी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बहुत छोटी छोटी सी बॉडीज हैं, इसमें से ज्यादातर आपको क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बिकॉज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बहुत ज्यादा हैं। मैंने उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट थी वो बॉडीज मैंने आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल हम कर चुके हैं, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल कैपेसिटी है बट फुल नहीं है। ठीक है, इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट अप अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशन मतलब फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई ट्रिब्यूनल बनाने का मेन मोटिव क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पहले ही बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है, तो केसेस को एक्सपीडिशन भाई बहुत जल्दी से क्लियरेंस देने के लिए वी हैव मेड द ट्रिब्यूनल्स। फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स, इंटर रिवर स्टेट्स ट्रिब्यूनल्स की रिवर का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तो डिस्कस नहीं कर सकता डायरेक्टली, एसएलपी के थ्रू कर सकता है। एसएलपी हमने किया था आर्टिकल नंबर 136, बट थ्रू द ट्रिब्यूनल्स उस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर है उनके लिए वी हैव मेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड कंट्री इज द इंडिया वन टू सेट अप द ग्रीन ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल क्लियरेंस और environmental protection ideas. Done. So this is called NGT. Now the tribunal comprises of the chairperson, judicial members, expert members, and they should hold office for a term of 5 years and not eligible for the reappointment. अपॉइंटमेंट इनकी दोबारा नहीं होगी। ठीक है, ये मेंबर्स आएंगे, जुडिशियल से मेंबर आएंगे, कुछ एक्सपर्टीज आएंगी जो कि इन्वायरमेंट वाले एरियाज में एक्सपर्टीज हैं। The chairperson is appointed by the central government in consultation with Chief Justice of India. CGI को यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा। क्लियर? Here word is in consultation. ठीक है, in consonance मतलब उनके व्यू को साथ में रखा जाएगा, आफ्टर कंसल्टेशन नहीं कि जो इन्होंने कहा है उसको रखा जाएगा। Clear? In consultation. Selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial members and expert members. एक कमेटी बनेगी जो कमेटी जुडिशियल मेंबर्स को और एक्सपर्ट मेंबर्स को फर्दर अपॉइंट करेगी। एंड देयर हैज टू बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। भाई 10 तो जो होंगे उसमें जुडिशियल मेंबर्स एंड 20 इज द एक्सपर्ट मेंबर्स उसमें आएंगे ट्रिब्यूनल में। क्लियर? तो एनजीटी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द सीबीआई। सीबीआई लास्ट ईयर बहुत न्यूज में भी रहा बिकॉज सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करना था एंड यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अलग एक नाम था, प्राइम मिनिस्टर एक अलग बंदे को बनाना चाहते थे, बट उसके बाद एक रूल निकला कि भाई जिसके भी लास्ट का 1 साल या 6 महीना ऑलमोस्ट रह गया रिटायरमेंट को, आप उसको डायरेक्टर ना बनाएं। एंड उसके बाद आईपीएस सुबोध मिस्टर सुबोध सर को यहां पर सीबीआई के डायरेक्टर बनाया गया। नाउ सीबीआई इज अ इन्वेस्टिगेट पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कहूं कि भाई इंटरनेशनल तो वो है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, नाउ इट्स अ प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लास्ट सेशन में, दैट इज द मिस्टर जितेंद्र सिंह, which falls under PMO office. However, the investigation of offences under Prevention of Corruption Act 1988, its superintendent vests with the Central Vigilance Commission. भाई करप्शन वाले जो केसेस हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संभाल रहा है एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इटसेल्फ इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूट के थ्रू, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पार्स को दिया गया है। नाउ 2014 तक सीबीआई का डायरेक्टर जो था वो दिल्ली के स्पेशल पुलिस एक्ट के थ्रू होते थे 1946, बट उसके बाद एक कमेटी बनाई गई विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अदर मेंबर्स आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग किसको मिलता है? जिसको मिनिमम 10% वोट्स मिलेंगी। ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मान लो कि किसी को भी नहीं मिली 10%, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम नहीं मिली थी, तो क्या होगा, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको यहां पर सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उसको यहां पर टैग मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसमें, जो भी ये नॉमिनेट करेंगे।
क्लियर? Now, Home Ministry sends a list of eligible candidates to DOPT. DOPT prepares the final list and उसके बाद फिर वो एक किसी भी एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। इस बार 3 नाम गए थे, बट 3 में से यहां पर जो बाकी 2 बंदे थे उसके फेवर में थे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बट यहां पर चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके फेवर में नहीं थे। एंड यहां पर ये कहा गया कि जिसके रिटायरमेंट की एज ही कुल मान लो कि 6 मंथ या 1 ईयर रह गया है, उसको आप किसी भी ऐसी एजेंसी का डायरेक्टर ना लगाएं। डन। एंड इसलिए आईपीएस सुबोध जी को यहां पर, सुबोध जायसवाल आई थिंक उनका नाम था, उनको यहां पर सीबीआई के डायरेक्टर को बना दिया गया। महाराष्ट्र कार्टर के ऑफिसर थे वो। ठीक है। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ह्यूमन राइट जितने भी वायलेशंस होती हैं उससे रिलेटेड केस यहां पर आएंगे। एंड हमने लास्ट पे किया था कि एक लौती चीज है जहां पर 70 इयर्स है रिटायरमेंट के, बिकॉज इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 में तो अपने आप ही बाहर आ रहे हैं, दैट मींस उसके बाद 5 साल तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of October as provision of protection of human right 1993 which got amended in 2006। ठीक है। ह्यूमन राइट का जो फंडा है वो कब आया? 1945 के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमने अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल करवा रखे हैं। व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर्स आल्सो? बिकॉज वी अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। ठीक है। अदरवाइज हम फॉरेनर्स को नहीं देते, इतने दयालु नहीं बनते, बट हमने वो यहां पर जो ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द ह्यूमन राइट्स, हमने उसको अडॉप्ट कर रखा है। तो पेरिस प्रिंसिपल्स के कंफर्मिटी में ये लेकर आए थे एनएचआरसी को कि जो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगी उससे रिलेटेड फर्दर ये रिपोर्ट्स भेजते हैं। बट इंपॉर्टेंट इज यहां पर प्रोसिक्यूशन करने की पावर नहीं है एनएचआरसी को, ये जस्ट खाली एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। प्लस पिछले 1 साल में जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए खाली उसी से रिलेटेड, मान लो उससे पुराने केसेस हो चुके हैं, उसको ये डील नहीं करेंगे। एंड ऑन द सेम लाइंस इन द स्टेट वी हैव अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नाउ as per the UN definition, these rights are inherent to all the human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion। ठीक है। and that is why we have made our fundamental rights available to all the citizens and plus some foreigners except enemy aliens। enemy aliens के पास नहीं है। Human right includes right to life and liberty, freedom from the slavery, freedom of opinion, right to work, education, etc. So they are entitled to everyone without any discrimination। भाई आप without any discrimination सभी को ये अवेलेबल करवा रहे हो। ठीक है। इसके कौन से की मेंबर्स होते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, चीफ जस्टिस जो होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो इसके चेयरमैन होंगे। एंड इसीलिए यहां पर 70 एज रखी गई है। The chairmen are appointed by the president on the recommendation of 6 members committee। 6 members की कमेटी बनेगी, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द बोथ द हाउसेस, लोकसभा में और राज्यसभा में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन? जिसको मिनिमम 10% वोट्स मिली हैं। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी एट प्रेजेंट। ठीक है। टेन्योर यहां पर ऑफिस ऑफ 3 years until they attain the age of 70, whichever is the earlier one, 70 या फिर 3 years। ठीक है। They can be removed only on the charge of proved misbehavior or incapacity if proved by an inquiry conducted by the Supreme Court judge। भाई प्रूव्ड मिसबिहेवियर कौन डिसाइड करेगा कि भाई मिसबिहेवियर है? उस मिसबिहेवियर के लिए राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक इंक्वायरी करने के लिए एक रिपोर्ट भेजेंगे कि आप हमें बताइए इसमें इन्वेस्टिगेट करके। मान लो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि यस प्रूव्ड हो चुका है मिसबिहेवियर, तो यहां पर राष्ट्रपति इज बाउंड, प्रेसिडेंट इज बाउंड ऑन द विद द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट हमने किया था आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जब राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं उस मामले में राष्ट्रपति जी बाउंड नहीं थे। बट इन केस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव्ड मिसबिहेवियर को यहां पर प्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट इज बाउंड। नाउ ये रिसेंट अभी आया है, दिसंबर में आया था, इलेक्शन लॉज बिल 2021, 4 अमेंडमेंट्स किए गए थे। एंड अमेंडमेंट कहां किए गए थे? आरपी एक्ट 1950 और एक 1951 में, 2 जगह पे यहां पर रिफॉर्म्स किए गए थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल्कुल अभी दिसंबर 2021 में ये पास हुआ था, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 4 चीजें थी।
पहले तो आरपीए 50 और 51 में डिफरेंस पता लगा देख लीजिए। 50 किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ये सब डील कर रहे हैं 1950 का एक्ट डील कर रहा है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, किस तरीके से सीट्स को एलोकेशन करना है, नंबर 1। डिलिमिटेशन, जैसे अभी आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। नंबर 3, क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। नंबर 4, इलेक्टोरल रूल, जो कि एक बनता है पूरे देश के लिए। क्लियर? 51 डील्स विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कंडक्ट कैसे करने हैं। ऑफेंसेस, जैसे अभी लालू प्रसाद जी, अभी परसों भी आपने देखा होगा कि जेल में वो दोबारा से गए। ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस, दैट इज डील बाय द आरपी एक्ट 1951 एंड 50 डील्स विद दिस प्रोसेस। ये आपको दोनों का डिफरेंस पता हो। अभी किरण रिजिजू जी ने इसको दिसंबर में ही इसको अभी पास करवाया था। ठीक है, इसमें अब 4 चीजें आई थी। नंबर 1, जिसके पीछे सबसे ज्यादा क्लेश हुआ, लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार कार्ड। अब फॉर योर ऑल इंफॉर्मेशन एंड क्लियरेंस, बिकॉज बाहर कुछ और ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है, इसके लिए एक स्पेशल किरण रिजिजू जी बोल चुके हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। ठीक है, जिसके पास ये नहीं होगा उससे हम अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका बेसिक एम है क्या? डुप्लीकेसी को बचाना। आधार कार्ड सबसे पहले आया इसलिए ही था कि भाई डुप्लीकेसीज को बचाया जाए, सो दैट यहां पर गवर्नमेंट एक जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उस तक अपनी रीच आउट कर सके। भाई आधार कार्ड के थ्रू क्या कर रही थी सरकार? जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी, भाई सवाल उठा गया कि भाई राइट टू प्रिवेसी हमारा यहां पर वायलेट हो रहा है। बट सरकार ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इवन इसमें कहा कि जो भी एसेंशियल चीजें हैं, मान लो कि कुछ वेलफेयर स्कीम्स है, सोशल वेलफेयर स्कीम है जो सरकार दे रही है, वो टारगेटेड पॉपुलेशन तक पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि यहां पर आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। फॉर द अदर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल ले रहे हैं, सिम ले रहे हैं, ठीक है, इन चीजों के साथ सबने उन्होंने कहा कि वॉलंटरी है। बट जो भी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। नाउ 1950 Act provide that a person may apply to the electoral registration for inclusion of their name in the electoral rolls। भाई हर बार जैसे भी इलेक्शंस हुए, जो बच्चे 18 साल के हुए उनका इलेक्टोरल रोल में नाम आया, जो इस बार अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर वेरिफिकेशन द एप्लीकेंट इज इंटाइटल्ड टू द रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्ट द नेम टू बी इंक्लूडेड इन द रोल। The bill adds that the registration officer may require a person to furnish their Aadhaar card for establishing their identity। भाई आधार कार्ड पूछ सकते हैं उससे, वो उसको मैच करने के लिए, जैसे पैन कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया गया डुप्लीकेसी को रोकने के लिए। सो इफ देयर नेम इज ऑलरेडी देन द आधार मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑथेंटिसिटी। भाई ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम इसमें चेक कर रहे हैं, बट ये कहा गया है कि मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? नाउ नंबर 2, क्वालिफाइंग डाटा फॉर द इनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल्स। फॉर एग्जांपल, अभी तक डेट चल रही थी कि भाई जो 1 जनवरी को, जैसे अभी आपका एनटी का पेपर है तो उन्होंने कुछ एज लिमिट लगाई ना कि इस एज को आप 45 साल के होने चाहिए, नहीं हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। तो अभी तक थी कि अगर आप 1 जनवरी को 18 साल के हो रहे हो वो तभी काउंट किया जाएगा। मान लो मेरा बर्थडे बाद में आ रहा है, ठीक है, और इन बिटवीन फिर इलेक्शंस आ जाते हैं, बट मैं काउंट नहीं होऊंगा। ठीक है, 1 जनवरी को मैं 18 साल का माना जाऊंगा। मान लो मैं कि 1 अगस्त को हो रहा हूं यहां पर, और सितंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर सरकार ने सबसे तगड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म अब तक का किया कि डेट्स ऐड कर दी गई। पहले 1 जनवरी था खाली, अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, अब 4 डेट्स हो गई हैं। As on these dates, अगर आप 18 साल के हो, then your name will be included in the electoral roll। अभी तक खाली 1 जनवरी था। ठीक है, ये सबसे अच्छा इलेक्टोरल रिफॉर्म है अभी तक का। नंबर 3, requisition of premises for the electoral purposes। ठीक है, now this will permit the state government to requisition premises needed for the likely to be needed for being used at a polling station। भाई पोलिंग स्टेशन के लिए अभी तक कोई कम्युनिटी हाउस, कोई सरकारी स्कूल, ठीक है, कोई डिस्पेंसरी, भाई किसी चीज को वो ले सकते थे फॉर दिस, बिकॉज एक जगह पे कहीं पर वोटिंग हो रही है, कहीं पर सारे के सारे रिटर्निंग ऑफिसर अलग से बैठा हुआ है। ठीक है, अभी तक आप जब भी वोटिंग करने जाते होगे आपने देखा होगा अलग अलग डिफरेंट रूम्स बने होते हैं। नाउ इट विल परमिट द गवर्नमेंट टू रिक्विजिशन प्रीमिसेस needed for being used in the polling station for installing ballot boxes after a poll has been conducted। So it expands the purpose for which such premises can be requisitioned। This include using the premises for counting, storage, accommodation of security forces। भाई वहां पर आपने देखा होगा कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, अलग फोर्सेस के बंदे भी खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ्स भी होती हैं, तो वहां पर
अब स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर दे रहे हैं और कि अगर आपको और भी एक्सपेंड करना है और कुछ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी सेंटर्स को ले लें वो अब, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमाइसेस को एक्सपेंड करने की पावर दे दी गई है। नंबर 4, जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। सबसे अच्छा बात, अभी तक आपने देखा होगा कि जो जितने भी फौजी लोग हैं, अगर आपकी फैमिलीज में भी हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोस्टल बैलेट जब होता था तो मान लो कि एक हस्बैंड इज इन द सिक्योरिटी फोर्सेस, भाई पुलिस फोर्सेस में है, सिक्योरिटी फोर्सेस में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, ठीक है, एंड वो कहीं भी और पोस्टेड है, मान लो लद्दाख पोस्टेड है, इलेक्शन है हिमाचल में, वो वहां से अपनी पोस्टल बैलेट को भेज देते थे, ठीक है, एंड उनकी वाइफ जो होती थी उनको भी यहां पर अलाउ किया जाता था, क्लियर। बट अगर इसका रिवर्स हो रहा था, मान लो कि वाइफ यहां पर उसमें है आर्म फोर्सेस में, हस्बैंड नहीं है, ठीक है, तो यहां पर कई बार इनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो यहां पर पहले तो 50 इट परमिट द सर्टेन पर्सन्स व्हिच आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रजिस्टर सच पर्सन इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग क्वालिफिकेशन दैट इज आर्म्ड फोर्स, इंटेलिजेंस फोर्स, ये किसी भी फोर्सेस में हो सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा चेंज जो किया गया वो यहां पर है कि द टर्म वाइफ रिप्लेस विद द स्पाउस वन। भाई अब कोई भी एक, मान लो हस्बैंड फोर्स में है तो वाइफ भी अलाउड होगी, वाइफ फोर्स में है एंड हस्बैंड फोर्स में नहीं है तो हस्बैंड भी अलाउड होगा यहां पर पोस्टल बैलेट के लिए। पहले खाली वाइफ ही हो रही थी, ठीक है, सो नाउ द वाइफ वर्ड इज रिप्लेस्ड विद द स्पाउस। स्पाउस मतलब कोई भी, जेंडर न्यूट्रल कर दिया अब इसको, अब कोई भी पोस्टल बैलेट कर सकता है दोनों में से अगर कोई एक फोर्सेस में नहीं है तो, क्लियर। नंबर 4, इस रिसेंटली न्यूज में जो चीजें चल रही हैं इसके लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं कि नेशनल पार्टी का टैग कैसे मिलता है। जो फॉर एग्जांपल बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, अगर वो इफ सिक्योर एटलीस्ट 6%, ये आपको शेयर रट्टाफिकेशन करना है, 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में 6% आपने अगर वैलिड वोट्स जीत ली हैं टू द हाउस ऑफ द पीपल और टू द असेंबली, असेंबली में या फिर लोकसभा में, या एंड इन एडिशन एटलीस्ट 4 सीट आप जीत गए हैं लोकसभा में किसी 4 फ्रॉम एनी स्टेट्स। भाई आप कोई 4 सीट जीत गए हैं और या ये दोनों में है एंड ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, और या फिर यू विन एटलीस्ट 2% सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, that is 11 seats in the existing house having 543 members and these members are elected from at least 3 different states, और जो ये members हैं वो 3 different states से जीत के आने चाहिए। या तो आप 2% सीट जीत जाएं लोकसभा में एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, आपको नेशनल पार्टी का टैग मिल जाएगा। ये डायरेक्ट रट्टाफिकेशन की चीज है, इसमें कोई भी दिमाग लगने की वो नहीं है। आपको ये सारी चीजें 1 या 2 दिन पहले आप रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो भी आपको याद रहेगा। इसमें अगर वो जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो कभी इस 6% को 4% कर देते हैं, कभी 8% कर देते हैं, इस तरीके से ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक है। ऑन द सेम लाइन स्टेट पार्टी का टैग कैसे मिलेगा? एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट ईदर टू द हाउस ऑफ द पीपल बाई लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से कहीं पर भी, एंड एटलीस्ट विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन द असेंबली ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, भाई किसी एक असेंबली में वहां पर वो 2 सीट्स भी जीते एंड ये भी जीते तब उनको टैग मिलेगा, या फिर और at least 3% of the total number of seats in the assembly of the states और 3 seats in the assembly whichever is more, ठीक है, या फिर ये कंडीशन फुलफिल कर दें तो उनको स्टेट पार्टी का टैग मिल जाएगा। क्लियर? शेयर रट्टाफिकेशन। इलेक्शन सिंबल्स, बिकॉज अभी कैप्टन अमरिंदर जी को हॉकी की बॉल और हॉकी स्टिक दी गई थी, ठीक है, सिंबल के तौर पे। एज पर द सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 2017 पार्टी सिंबल्स आ रहे थे, 3 रिजर्व्ड सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर रिजर्व्ड सिंबल दिए गए हैं। 8 नेशनल पार्टीज जो हमारी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, लोटस, ठीक है, उनका हैंड है। 64 स्टेट पार्टीज, उनको रिजर्व्ड सिंबल दिए गए हैं। फ्री सिंबल्स, भाई कोई भी यहाँ पे एक पूल बना हुआ है 200 फ्री सिंबल्स का, विच आर एलोकेटेड टू द अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी, जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनको दे दिए जाती हैं, जो कि एकदम से इलेक्शन से पहले निकल कर आ जाती हैं। क्लियर? Now procedure, as per the guidelines, to get a symbol a party has to provide a list of 3 symbols। जो इलेक्शन कमीशन के फ्री सिंबल्स हैं
उसमें से 3 सिंबल्स देंगे वो कि हमें इन तीनों में से किसी एक को दे दिया जाए। अमंग देम वन सिंबल इज अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, उसके बेस पे आपको उन तीनों में से एक सिंबल मिल जाएगा। व्हेन अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट्स, भाई स्प्लिट हो गई, डिफेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन टेक द रीजन ऑन असाइनिंग द सिंबल। इलेक्शन कमीशन फर्दर डिसाइड करेगा, भाई एक पार्टी थी, ठीक है, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ किया था 10th शेड्यूल, भाई अगर 2/3 2/3 बंदे ही बीच से निकल के चले गए तो पार्टी टूट जाएगी। तो यहां पर अगर मान लो कि अलग हो गई तो अब सिंबल किस तरीके से दिए जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, नाउ लास्ट एक अभी तक हमने मनी बिल किया था, आर्टिकल नंबर 110, ऑर्डिनरी बिल किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किया था। ठीक है, मनी बिल में हमने किया था 14 दिन तक मैक्सिमम डिले, ऑर्डिनरी बिल में देयर इज स्कोप ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में राष्ट्रपति बाउंड है टू साइन द बिल। एक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं, 110 डील्स विद अ मनी बिल, ठीक है, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। दे डील ओनली विद द प्रोविजन मेंशन इन आर्टिकल 110, भाई अगर 110 आर्टिकल के जो प्रोविजन है 8 अगर वो है देन अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, अदरवाइज इट इज नॉट। स्पीकर डिसाइड्स, यस, बट स्पीकर के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, खाली लोकसभा में बजट आएगा, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए उसको डिले कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। उसके अलावा उनकी हां ना कुछ ना बोलने पे हां ही होगी। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस देम, राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर नहीं करा तो राष्ट्रपति जी एब्सोल्यूट वीटो को यूज करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ cannot be amended or rejected by the राज्यसभा, राज्यसभा खाली 14 दिन तक डिस्कस कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। प्रेसिडेंट कैन ईदर एक्सेप्ट तो करेंगे या फिर रिजेक्ट कब करेंगे, जब उनकी रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस हुआ है। देयर इज नो स्कोप ऑफ ज्वाइंट सिटिंग खाली ऑर्डिनरी बिल्स में या फिर फाइनेंशियल बिल्स में हो सकती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकती। नाउ कम्स फाइनेंशियल बिल 1। फाइनेंशियल बिल 1 क्या है, ये आर्टिकल आपको याद हो 117 क्लॉज 1, ठीक है, जब भी ऐसे लिखा होगा दैट इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिल 1 में मनी बिल तो है ही कि भाई मनी बिल के प्रोविजन तो है ही आर्टिकल 110 के, इसके अलावा बाकी सारे मैटर्स भी फाइनेंशियल से रिलेटेड होंगे, दैट इज 110 प्लस अदर मैटर्स, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिल 1। नाउ यहां पर स्पीकर की जरूरत नहीं है, स्पीकर नहीं बताएगा वेदर द बिल इज फाइनेंशियल बिल 1 और नॉट। इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, सेम मनी बिल की तरह, राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन नीडेड, सेम, यहां पर इट कैन बी अमेंडेड, बट यहां तक तो था ये मनी बिल की तरह, भाई खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, भाई इसमें 110 मनी बिल के प्रोविजंस भी हैं प्लस कुछ अदर फाइनेंशियल प्रोविजंस भी हैं, बट इसके अलावा ये जब पास होने लगेगा दोनों हाउसेस में तो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता था कि राज्यसभा के पास पावर है वो अमेंड करे, रिजेक्ट करे, प्लस राष्ट्रपति जी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते थे, प्लस वहां पर ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकती थी अंडर आर्टिकल नंबर 108। तो फाइनेंशियल बिल 1 में मनी बिल वाले प्रोविजन कौन से हैं कि खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा, प्लस इसमें कुछ प्रोविजंस होंगे जो आर्टिकल 110 मनी बिल के भी होंगे और कुछ फाइनेंसिस के भी होंगे, इसके अलावा ऑर्डिनरी तरीके से ये पास होगा। नंबर 3 फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है, इट डील्स विद 117 क्लॉज 3 डील्स विद फाइनेंशियल बिल 2, दे कंटेन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, दैट डील्स विद फाइनेंशियल बिल 2। क्लियर, does not require the certification of speaker, स्पीकर की जरूरत यहां पर भी नहीं है, वो खाली मनी बिल में थी, कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेस। अब ये डिफरेंस देखो आप, फाइनेंशियल बिल 1 में क्या है, खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल की तरह, बट 2 दोनों हाउस में पास हो सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नॉट नीडेड, यहां पर नीडेड नहीं है फाइनेंशियल बिल 2 में, यहां पर नीडेड थी। इसके अलावा सेम ऑर्डिनरी बिल की तरह हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास जाएगा,
राज्यसभा के पास पावर है कि वो उसे अमेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। खाली मनी बिल है जिसमें राज्यसभा के पास पावर नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति जी रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, दैट इज अ सस्पेंसिव वीटो। याद करो 3 तरह की वीटो थी, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो करके रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। नाउ एंड प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल नंबर 108। तो ज्वाइंट सिटिंग हमारी कहां पर हो रही है? ऑर्डिनरी बिल में हो रही है, फाइनेंशियल बिल 1 में हो रही है, फाइनेंशियल बिल 2 में हो रही है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति जी बाउंड है, साइन करने पड़ेंगे। 24th अमेंडमेंट 1971। मनी बिल यहां पर राष्ट्रपति जी दो ही चीज कर सकते हैं, या साइन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि उनके पहली रिकमेंडेशन के बेस पे ही ये बिल आया था। रिकमेंडेशन पहले नहीं ली, रिजेक्ट हो जाएगा। रिकमेंडेशन ले ली तो क्वाइट ऑब्वियस है उसके बाद राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3. So with these, our constitutional bodies and non-constitutional bodies are over. Plus जो recent अभी electoral reforms के लिए जो bill आया था, now it becomes an act also, वो हमने discuss कर लिया. And in the meantime अभी जनवरी में और फेब में अभी कुछ ऐसा recent development नहीं हुआ है in the Indian polity. Otherwise अगर आया तो मैं आपको current affairs की classes में या कहीं पे भी उसको include कर दिया जाएगा. So with these words, I am concluding today's lecture also. That is the non-constitutional bodies. प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार पीडीएफ फाइल्स को एंड या लेक्चर्स को सुनिए। एंड उसके बाद मैंने आपको रेफरेंस बुक कही थी, ऑल्दो आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पेपर के लिए अभी, ठीक है? तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बहुत आराम से इसमें से सॉल्व होंगे। हाँ, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि आपको टेस्ट सीरीज जो करनी है वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिवाइज इन द सेंस आप एक टेस्ट को लीजिए, उसमें से जो क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व नहीं हो रहे आप उसको रिवाइज कीजिए कि ये कौन से टॉपिक से फॉल कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड कीजिए एंड जिसका बेस्ट वे, बेस्ट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन मिलेगा। बिकॉज जितनी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे उतने आपके और थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को फिर आप रिवाइज करेंगे, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे। सो विश अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद टू ऑल।